चलो, काम हुआ है जो लोग आए हैं उनका। काम कर लेते हैं कुछ थोड़ा, उसके बाद कॉपी चेक करते हैं। पहले कुछ काम करवाना है, थोड़ा सा वो फिनिश कर लें, फिर लास्ट के 15 मिनट में। एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े उसके आंसर लिख लें, फिर हम मॉड्यूल में आते हैं, इसको फिनिश कराते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। 3-4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको थोड़ा लिख लेते हैं दोनों सेगमेंट से, फिर मॉड्यूल में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखने का काम ज्यादा है थोड़ा आज, लिखने का काम आज थोड़ा ज्यादा है, 1.5 घंटे तक लगभग लिखने का ही काम है। चलो, पहला क्वेश्चन, बोर्ड पे ध्यान रहे, क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखते रहे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग impossibility. What is meant by supervening impossibility? When is a contract said to be discharged? When is a contract said to be discharged? By virtue of supervening impossibility. ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 5 मार्क्स के लिए पूछ देता है आपसे। 5 मार्क्स के लिए बहुत बार एमटीपी आरटीपी भी रहा है, जुलाई 21 में क्वेश्चन भी रहा है कि आप सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है और कब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है, और इस पे बेस केस स्टडी का भी कवरेज है। और कॉन्ट्रैक्ट आंसर है, और कॉन्ट्रैक्ट which at the time was entered into was capable of being performed, मतलब वैलिड था। A contract which at the time was entered into was capable of being performed, जिस समय आप आ रहे थे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, उस समय इसको परफॉर्म करना पॉसिबल था, दैट इज इट वाज वैलिड, वैलिड था। में सब्सिक्वेंटली बाद में इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म होने के लिए, become impossible to perform or unlawful. In such cases, contract become what? Void. जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट में आए थे बिल्कुल उसको पॉसिबल था परफॉर्म कर पाना, वैलिड था, लेकिन बाद में वॉइड हो गया है। इन सच केसेस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। दिस इज नोन एज doctrine of frustration, that is supervening impossibility.
it may occurs in many ways, some of which are explained below. पहला, destruction of subject matter. सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो गया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक बार अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो गया तो आप डिस्चार्ज हैं, कोई भी पार्टी लायबल नहीं रही, सब्जेक्ट ही खत्म हो चुका है। ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ subject matter, a contract is discharged and no party is liable to perform. किसी की लाइबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की, क्योंकि सब्जेक्ट ही खत्म हो चुका है। तो पहला केस है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का, अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो जाए तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। दूसरा केस है चेंजेस ऑफ लॉ में परिवर्तन हो जाए। changes of law, the performance of a contract may become unlawful by a subsequent change of law। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अगर लॉ में परिवर्तन हो गया तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट may become unlawful by subsequent change of law. Non-occurrence of circumstances, तीसरा, हाँ तीसरा केस है non-occurrence of circumstances। Non-occurrence of circumstances, non-occurrence of circumstances। when a contract is entered into on the basis, when a contract is entered into on a basis of continued existence of a certain state of things, the contract is discharged if the state
of things changes. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था टू मैरी ईच अदर, बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज इज फिक्स्ड, ए गोज मैड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ना करे। आपने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया है कि जो अभी चीजें चल रही हैं वो कंटिन्यू करेंगी, अगर वो स्टेट ऑफ थिंग चेंज हो गया तो आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पर्सनल सर्विसेज। फोर्थ है डेथ और इनकैपेसिटी। डेथ और इनकैपेसिटी को भी लेके आना होगा सुपरवेनिंग में, क्योंकि अगर मर गया था, वो इनकैपेसिटी हो गई थी, आपका पेंटर, उसके दोनों हाथ कट गए थे या पैरालिसिस मार दिया था, तो डेथ और इनकैपेसिटी फॉर पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज नहीं हो पाएंगे। डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए प्रोमिसर की तो पर्सनल सर्विसेज नहीं हो पाएंगे। डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पर्सनल सर्विसेज। where the personal skill where the personal skill of a party where the personal skill of a party is the basis of contract। पर्सनल स्किल अगर बेसिस है, where the personal skill of a party is the basis of contract, it is discharged in case of death or incapacity of a person। यहाँ पे आर्टिस्ट पेंटर वाली बात आपको याद रखनी होगी कि अगर कोई पेंटर पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए बोल रहा है, उसकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, अगर वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है या मर जाता है तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्या पॉसिबल नहीं है करवा पाना। उसने जो एडवांस वगैरह लिया है वो लौटाना होगा, लेकिन आपको डैमेजेस नहीं देना होता है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आपको डैमेजेस नहीं देना होता है। नेक्स्ट केस है आउटब्रेक ऑफ वॉर। आउटब्रेक ऑफ वॉर, आउटब्रेक ऑफ वॉर। A contract entered into during war with an alien enemy is what? एलियन एनिमी है तब तो वर्ड एब इनिशियो होगा। वॉर हो चुका है डिक्लेयर, और अब जिसके साथ कर वॉर डिक्लेयर होने पे दुश्मन देश के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वर्ड एब इनिशियो। बेकार का कॉन्ट्रैक्ट है, सब बेकार का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम लोग का कोई जान पहचान का हो जिसको सितंबर में पेपर देना हो तो आज ही लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का आईसीआई में, आईसीआई में। उसके बाद सितंबर में अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, जनवरी में अटेम्प्ट देना होगा। ड्यूरिंग वॉर, ड्यूरिंग वॉर कर रहे हैं क्या? वर्ड एब इनिशियो। A contract entered into during war,
अच्छा, मतलब वॉर पहले है, वॉर बाद में हुआ है, वॉर बाद में हुआ है तो सब्सिक्वेंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू, तो वॉर डिक्लेयर होने के बाद ही तो आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे मान लो तुमने, अच्छा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में वॉर डिक्लेयर हो गया। हाँ, a contract entered into, a contract entered into during war is void ab initio। ठीक है, ड्यूरिंग वॉर void ab initio है, वॉर के दौरान कर रहे हैं तो void ab initio है। वॉर के और पहले आए थे कॉन्ट्रैक्ट में, बाद में वॉर हुआ तो सब्सिक्वेंट होगा। हाँ तो ठीक है, तो लिख तो रहे हैं, लिखिए और इसी में और लिखिए। A contract entered into before the war commenced between citizens of countries subsequently at war becomes void। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, तो यही तो हम लिख रहे हैं, तो फिर पहले क्या बोल रहे थे? जिस समय अगर आप दौरान में कर रहे हैं तो void ab initio, बाद में तो void होगा ना, तो दोनों बात तो लिख ही रहे हैं। तुम लोग क्या बोल रहे थे, बोलो क्या बोल रहे थे? तो हम यही तो बोल रहे हैं कि अभी ड्यूरिंग हुआ है, फिर आप सब्सिक्वेंट करवाएंगे। चलो 5 केसेस बोलो तो कहां कहां सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का केस दिख रहा है आपको? पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो जाए। इसका हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि एक कंपनी है जिसका एजीएम आईटीसी मौर्या में कराने वाले थे हम लोग, और उसके कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या हो गया, आग लग गया, तो डिस्ट्रक्शन हो चुका है सब्जेक्ट मैटर का। दूसरा केस बोलो, लॉ में चेंज हो जाए। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको शुगर बेचेंगे, कल के दिन में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आ जाए, लॉ में चेंज हो जाए और शुगर बेचना इलीगल हो जाए, तो अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कर पाएंगे जो आज हमने बनाया है, कि वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो लॉ में चेंज हो गया। तीसरा, नॉन ऑकरेंस ऑफ दी सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस हुआ ही नहीं। जैसे सर्कमस्टांसेस क्या था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ए और बी शादी करेंगे, लेकिन मैरिज का डेट अभी फिक्स हो, उससे पहले ही कोई पागल हो गया, तो नॉन अकरेंस मतलब वो सर्कमस्टांसेस हुआ ही नहीं। सर्कमस्टांसेस सब कुछ ठीक रहता, डेट फिक्स हो जाता, आप ठीक रहते तो ये चीज हो सकता था, तो अगर वो नहीं अक्कर हुआ जो होना चाहिए था, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। या अगर आपकी पर्सनल स्किल या पर्सनल सर्विसेज इन्वॉल्व हो, तो वहां पार्टी के डेथ से या इनकैपेसिटी से भी इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। मर गया आदमी, अब कैसे करवाओगे परफॉर्म? और पर्सनल स्किल है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तुम बोल नहीं सकते हो, बिकॉज ही इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन। तो उस केस में अगर इनकैपेसिटी हो जाए, जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था कि एक पोर्ट्रेट था, वो ये पेंटर था, वो कोई पेंटिंग बनाने वाला था और उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके दोनों हाथ कट गए थे, तो उस केस में क्या परफॉर्मेंस पॉसिबल है कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलेंगे? और एक केस होता है आउटब्रेक ऑफ वॉर, अगर आप युद्ध पहले से ही है और उसके दौरान बना रहे हैं, तब तो void ab initio ही बन रहा होगा। पहले बनाया हो और बाद में युद्ध डिक्लेयर हो जाए तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस, एंड दैट विल बी void।
अब यहाँ पे आपके मॉड्यूल में एक बात बोली गई है, थोड़ा सा निकालिएगा मॉड्यूल। यूनिट 4 में एक दो बातें देखनी है, आइए जरा बता रहे हैं। पेज नंबर 2.105 में आइए 104 होगा, शायद 104 होगा। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट दिख रहा है आपको? सेक्शन 56, सेक्शन 56 दिख रहा है आपको? और डिस्चार्ज जब आप पढ़ रहे थे तो डिस्चार्ज में एक तरीका था इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पेज नंबर 2.111 पे, ठीक है? दोनों को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 56 में 1 मिनट के लिए आए। बोल रहा है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दो तरीके के हो सकते हैं। पेज नंबर 104 पे आए। सबसे पहले देखिए, बोल रहा है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दो तरीके का हो सकता है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर कर रहे थे उसी समय कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल था। जैसे पढ़िए, when the parties agree upon doing of something which is obviously impossible in itself, the agreement would be void. Impossible in itself means impossible in the nature of thing. Fact of impossibility may be or may not be known to the parties. हो सकता है कि जानते हो दोनों, हो सकता है नहीं जानते हो दोनों, या हो सकता है एक जानता हो। तीनों केस हो सकता है कि इम्पॉसिबिलिटी के बारे में दोनों जानते हो सकता है कि नहीं जानते हो, या हो सकता है कि एक जानता हो सकता है ऐसा। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 27 समझ आया हो तो बोलना, आ गया है? उसके बाद 3 केसेस इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बनाया है इंस्टीट्यूट ने तुमसे। पहला है इफ नोन टू दी पार्टी, जानते हैं पार्टीज इम्पॉसिबिलिटी के बारे में और एग्रीमेंट कर रहे हैं। दूसरा है नहीं जानते हैं और एग्रीमेंट हो रहा है। तीसरा एक जानता है और एग्रीमेंट हो रहा है। 3 केसेस दिख रहे हैं। अगर दोनों जानते हैं तो, इफ नोन टू दी पार्टी जानते हैं तो, वाइड एग्रीमेंट है जानते हुए कर रहे हैं तो। जैसे देखना, ए बी ने प्रॉमिस किया है कि 5 लाख रुपया पे करेगा अगर कोई तैर के इंडियन ओशन क्रॉस कर जाता है मुंबई से एडन तक 1 वीक में। दोनों को पता है कि ये इम्पॉसिबल, वॉइड, फिर भी एग्रीमेंट बना रहे हैं, वॉइड। दूसरा अननोन है, नहीं जानता है। ए बी को घोड़ा बेचना चाहता है और घोड़ा मर गया है, न तो ए को पता है न बी को पता है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और दोनों को नहीं पता है तो ये बाइलेटरल मिस्टेक भी होगा, ये बाइलेटरल मिस्टेक भी होगा अगर दोनों पार्टी को नहीं पता है तो। और तीसरा केस केवल प्रोमिसर जानता है। प्रोमिसिंग टाइटल है, क्लेम कर सकता है लॉसेस जो उसको नॉन परफॉर्म, तुमको पता है कि तुम परफॉर्म कर नहीं पाओगे तो फिर वो तुम पे केस करेगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए, लॉसेस के लिए। और दूसरा केस है बेटा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। मतलब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में एग्रीमेंट का नेचर वॉइड एब इनिशियो या वॉइड होगा। दोनों जानते हो तो वॉइड एब इनिशियो, एक जानता हो दूसरा नहीं जानता हो तो वॉइड होगा, या दोनों नहीं जानते हो तो वॉइड होगा। दोनों जान के एग्रीमेंट करेंगे तो वॉइड एब इनिशियो होगा, नहीं तो बाकी वॉइड होगा। मतलब वॉइड एब इनिशियो ये वॉइड हो सकता है, लेकिन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट होने जा रहा है। देखो तो नहीं,
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जहां लिखा हुआ है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, वहां पे आप लिख लीजिए कि अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी वॉइड। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लिखिए वहीं पे एक लाइन लिख लीजिए, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी अ वॉइड। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के पास लिख लीजिए कि अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी वॉइड। मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइड में कन्वर्ट होने जा रहा है। देखो तो बाकी तो इनिशियल में या तो वॉइड एब इनिशियो होगा या वॉइड होगा, लेकिन यहाँ तो वैलिड वॉइड में कन्वर्ट होने जा रहा है। सेम चीज जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो, वहां इसका एग्जांपल देखना, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का, बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद इम्पॉसिबल हो रहा है। एग्जांपल 30 पढ़ना, देखो तो ये एग्जांपल अभी पढ़े थे क्या? वही है। अब एक काम करें, डिस्चार्ज जहां लिखा हुआ था, डिस्चार्ज वाले में डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में 1 मिनट के लिए आइए, पेज नंबर 2.111 देखिए तो, पेज नंबर 2.11, उसके आगे जो लास्ट टॉपिक है डिस्चार्ज, वहां पे भी था ना डिस्चार्ज हो सकता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म। वहां पे आइए तो देखिए क्या लिखा हुआ है वहां। दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? शब्द थोड़े पढ़ना तो उसके। इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट फ्रॉम वेरी स्टार्ट, इन दैट केस इट वुड बी इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो। शुरुआत से ही है, शुरुआत में ही पता है तो वर्ड एब इनिशियो होगा। ऑल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं कि सुपरवेन हो सकता है, मतलब बाद में भी हो सकता है। बाद में होने के कुछ रीजन दिए हुए हैं कि लॉ में चेंजेस हो जाए, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो जाए, नॉन अकरेंस हो पर्टिकुलर थिंग का, या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो। यहां उसने नहीं लिखा है डेथ और इनकैपेसिटी, पर आपको लिखना है डेथ और इनकैपेसिटी, क्योंकि अगर पर्सनल सर्विसेज है तो डेथ और इनकैपेसिटी में भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ही होता है। ठीक है। वहां पे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 43, 44, 45, 46। एक बार चारों एग्जाम्पल पढ़ना जरा, क्या बोल रहा है। खजाना खोजेगा मैजिक से, ये क्या दिख रहा है तुमको? ये तो वर्ड है इनिशियो दिख रहा होगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरा सुपरवेनिंग, ये तो सुपरवेनिंग ही दिख रहा होगा। तीसरा पढ़े, ये भी सुपरवेनिंग ही हो रहा है। और चौथा केस क्या है? मरा हुआ बेच रहा है कि घोड़ा बेच रहा है बाद में मरा है? बाद में मर गया तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मरा हुआ घोड़ा कौन खरीदेगा? कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही तो मरा है। हाँ, अगर तुम मरा ही हुआ बेच रहे हो तब तो वाइड है, लेकिन अगर जिंदा में दिखला दिया आज कि भाई ये देखो यही वाला घोड़ा बेच रहे हैं, और बाद में घोड़ा मर जाए, तब तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस होगा। समझ रहे हैं इम्पॉसिबिलिटी? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है। इतना करने के बाद आ जाइए पेज नंबर 101 में। 101 में 101 से लेके और 104 तक कुछ बातें देखनी है, जिसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बात इंपॉर्टेंट तो हो सकती है केस स्टडी के लिए। जैसे जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग देखेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक बात बोल रहा है यहाँ पे सेक्शन 58 पेज नंबर 106 पे देखिए तो, ये दोनों बात अगर तुमको समझ आया हो तो देखना एक बार। पेज नंबर 106 पे पॉइंट नंबर 7 और 8 आप समझ पा रहे हो तो हाथ खड़े कीजिए। हरिशंकर, क्या दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर 45 क्या था भाई? थिएटर में एक
ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि थिएटर में उसके लिए कोई एक्टिंग करेगा, थिएटर में एक्ट करेगा, एक्टिंग करेगा 6 महीने के लिए, ठीक है, और एडवांस में पे कर दिया है बी, ए बीमार हो गया तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। हाँ भाई, 7th और 8th पॉइंट को पढ़ना पहले अच्छे से। पहला है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू रेस। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोमिस? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। एक प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसर, दूसरा प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसी। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब इनके बारे में कुछ बात बोल रहे हैं ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग दैट आर लीगल and also some other thing that are illegal. रेसिप्रोकल है, प्रॉमिस परफॉर्म करना है जिसमें कुछ इलीगल है कुछ लीगल है, तो क्या करें? जो लीगल है वो वैलिड है और जो इलीगल है वो वॉइड है। Where person reciprocally promise first to do certain thing which are legal and secondly under specified circumstances to do certain things which are illegal. First set of promise is valid and second is void. मतलब जो लीगल है वो वैलिड है, जो इलीगल है उसको वॉइड एग्रीमेंट बोल रहे। एग्जांपल पढ़ना थोड़ा 31। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 31, ये केस स्टडी भी पूछा है, इंस्टीट्यूट ने बनाया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। अब क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 31 को बोला ए और बी ने अग्री किया है कि ए जो है हाउस बेचेंगे, घर बेचेंगे उनको, कितने के लिए? 50 लाख। और ऑल्सो डैट इफ बी यूजेस इट एज गैम्बलिंग हाउस ही विल पे अ फर्दर सम ऑफ। हम तुमको घर बेचेंगे 50 लाख में, लेकिन अगर आप उसको गैम्बलिंग हाउस की तरह यूज करते हैं तो आपको मुझे 75 लाख देना होगा। फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस कि हम आपको घर बेचेंगे 50 लाख में, ये तो वैलिड है, लेकिन आप गैम्बलिंग हाउस की तरह यूज करेंगे ये तो वॉइड है। और वॉइड करने के लिए 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम आपसे। 25 लाख की 75 लाख? फर्दर सम ऑफ 75 बोल रहा है, 75 फर्दर सम ऑफ 75 75 मतलब घर बेचेंगे वैलिड है, गैम्बलिंग हाउस की तरह यूज करेंगे ये वॉइड है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट परफॉर्मेंस भी हो सकता है, बोल तो रहे हैं ये कि हो सकता है। इसके बाद एक और केस देखो, 58 सेक्शन क्या बोल रहा है। ये और अच्छा है, इसमें तो प्रॉमिस में भी दो चीजें हो सकती हैं। ए बोल रहा है बी को कि मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, और बी बोल रहा है कि तो ठीक है मैं तुमको राइस या ओपियम स्मगल कर दूंगा, ड्रग्स, ओपियम। क्या हो रहा है ये? 1 लाख तुमको हम दे दिए, अब तुम या तो मुझे चावल दे दो उसके, और नहीं तो तुम मुझे जो ओपियम सप्लाई करो, गांजा। ये क्या है? बोल रहा है दोनों केसेस में ध्यान से देखिए, जब बात लीगल परफॉर्मेंस की हो रही है तो उसको बोल रहा है कि वॉइड बोल दो, और जो इलीगल उसको छोड़ दीजिए। मतलब केवल वॉइड, जो वैलिड है वो इन्फोर्स हो जाएगा, और जो वॉइड है आप उसको वहां से छोड़ दीजिए। ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्पल को ऐसे ही याद कीजिएगा, नहीं तो बहुत बार ये अगर आप यहाँ पे न देख के जाएं और एग्जाम में पूछे तो आप इसका कभी भी सही आंसर नहीं लिखिएगा। आप हमेशा इस केस में कि 1 लाख दे रहे हैं ये तो आप हमेशा वॉइड या इलीगल आंसर लेके आएंगे। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस का मतलब है कि प्रॉमिस में ही दो तरीके की बातें हो रही हैं, और रेसिप्रोकल में प्रॉमिस एक ही है, एक तुमने किया एक मैंने किया, ये रेसिप्रोकल है।
और हम दो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये या ये, इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। बात ठीक है? यहां से एक क्वेश्चन मुझे याद है, और अब एक काम कीजिए, आ जाइए पेज नंबर 2.101 पे, जहां से जॉइंट प्रॉमिस खत्म हुआ था। आइए वहां पे, वहां से लेके थोड़ी कनेक्टिविटी करा देते हैं चैप्टर की। आ जाइए वहां, पेज नंबर 101, जहां जॉइंट प्रॉमिस ही खत्म हुआ था। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, चार बातें यहां दी हुई हैं। चारों बातों का क्या निष्कर्ष है, हम एक लाइन में बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। अगर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस डिमांडेड है, मतलब अगर आपने मुझसे टाइम ऑफ परफॉर्मेंस डिमांडेड है, आपने मुझे एप्लीकेशन दिया कि किस समय परफॉर्म करना है मुझे, तो उसी टाइम परफॉर्म कर देंगे। कुछ नहीं है तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल, बोल रहा है बिजनेस आवर्स वर्किंग डेज। जो वर्किंग डेज होते हैं और जो बिजनेस आवर होता है 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, 9 AM to 6 PM। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर, तुमने जैसे मुझसे कहा कि 12 बजे गुड्स डिलीवर करा देना, तो यानी टाइम फिक्स है। और जब टाइम फिक्स हो तो मुझे फिक्स टाइम के अंदर अब परफॉर्मेंस करना होगा। ना फिक्स हो तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना होगा। रीजनेबल टाइम का मतलब है वर्किंग डेज होने चाहिए, बिजनेस आवर्स होने चाहिए। दूसरा, प्लेस कहां होगा, तो बोल रहे हैं कि जहां तुम बताओगे वहीं परफॉर्म करा देंगे। नहीं बताओगे तो जहां कॉन्ट्रैक्ट बना है इज द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे जैसे आप कोई गुड्स खरीदने जाते हैं, तो वो आपसे बोलता है कि आप बताइए कहाँ डिलीवर कराना है, मैं वहां करा दूंगा। तो तुम बताते हो अपना एड्रेस वगैरह, तो वहां डिलीवर हो जाता है। नहीं बताते हैं तो जहां सामान खरीदने है ले जाइए, जैसे ले जाना है फिर सामान। दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो आप मुझे प्लेस बताइए कि हम कहाँ सामान भेजवाएं, और अगर प्लेस नहीं बताइएगा तो जहां कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वही प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाता है। यही 5 बातों में बातें लिखी हुई है कि अगर टाइम फिक्स है तो फिक्स में करा दो, नहीं फिक्स है तो आप बिजनेस आवर्स में वर्किंग डेज में करा दो। प्लेस कहाँ कराएं, तो जो प्लेस आप मेंशन करेंगे बताएंगे वहां करा देंगे। नहीं बताएंगे तो जहां कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा इज द प्लेस, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराया जाता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी टाइम के बारे में। कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ना पूछेगा। आगे बढ़े, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस सेक्शन 51 to 58, इसमें तुमने 3 सेक्शन पढ़ लिया, 56, 57, 58। अब बाकी सेक्शनों को एक बार हम पढ़ लेते हैं, कुछ चीजों को पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। आ जाइए सेक्शन 51, और आप मुझे कोशिश करें बताने की कि क्या 51 बोल रहा है। हाथ खड़े करें, पढ़ते चले और हाथ खड़े करते चले, तुरंत खत्म हो जाएगा 4-5 सेक्शन। पढ़िए और जिनको समझ में आए हाथ खड़े कीजिए, हम किसी से भी पूछेंगे कि क्या समझ पा रहे हैं। पहला, प्रॉमिसर, सुनो, इनको पढ़ने के बाद इनका एग्जाम्पल जरूर पढ़ना, उससे आपको एकदम क्लियरिटी होगी कि बोल क्या रहा है। प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब आराम से पढ़िए, टाइम लीजिए 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ के इन्वॉल्व होके बताइए कि क्या बोल रहे हैं। बताओ, दो लोगों को परफॉर्म हम क्यों बता रहे हैं? हाथ खड़े कीजिए, क्या बोल रहा है इसमें? क्लास में 1-2 हाथ खड़े हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। परफॉर्मेंस होना था, 2 लोगों को परफॉर्म करना था। अगर प्रॉमिसी मना कर रहा है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो प्रॉमिसर भी बाउंड नहीं है परफॉर्मेंस देने के लिए। When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, दोनों को एक साथ परफॉर्म करना था,
नो प्रोमिसर नीड टू परफॉर्म प्रॉमिस अनलेस प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग। मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए को गुड्स डिलीवर करना था, कब? जब बी पेमेंट। बे यार, लाइट आने पे दुखी है। बे यार, इधर तो गया। यू हैव टर्न्ड ऑफ योर माइक एंड वीडियोज। आ गया। तो सबसे ज्यादा तो बेचारे हमारे लाइफ स्ट्रीम वाले बच्चे परेशान। हाँ सुनो, ए को और बी को लगातार परफॉर्मेंस देना था, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस होने वाला था। ए को गुड्स डिलीवर करना था और बी को पेमेंट करना था डिलीवरी पे। बी ने कहा कि गुड्स जब तुम डिलीवर कराओगे नहीं करेंगे पेमेंट, तो ए ने कहा तो डिलीवरी क्यों करा सामान। बी को कब पैसे देना था? जब गुड्स डिलीवर होता। बी ने क्या बोला? नहीं पे करेंगे डिलीवरी पे। तो ए ने कहा तो सामान क्यों डिलीवर करना जब तुम पेमेंट ही नहीं करोगे। तो दूसरा केस, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ऑर्डर भी हो सकता है, पहले कौन परफॉर्म करेगा फिर कौन परफॉर्म करेगा, ऑर्डर भी हो सकता है परफॉर्मेंस का। अगर ऑर्डर फिक्स है तो उसी ऑर्डर में करना होगा। जैसे पढ़िए, when the order of performance is expressly fixed, ऑर्डर फिक्स है कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस होगा तो उसी ऑर्डर में होगा। और अगर नहीं है तब तो आप जो ट्रांजैक्शन का रिक्वायरमेंट हो वैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ आया हो तो बताइए। देखिए एग्जाम्पल समझ आया है क्या? ए ने बी से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है? हाउस बनवाएगा, कितने में? फिक्स्ड प्राइस में। तो पहले किसको परफॉर्म करना होगा? तुमको देख के क्या लग रहा है? ए को पहले परफॉर्म करना होगा तभी भी उसके प्राइस पे करेगा। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ? बोला कि सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑर्डर तय किया हो कि पहले तुम करो फिर हम करेंगे, ऐसा हो सकता है। अगर वैसे तय हुआ है तो वैसे ही करें, नहीं तय हुआ है तो जो ट्रांजैक्शन का नेचर देख के आपको लग रहा है कि किसको पहले परफॉर्म करना चाहिए तो उसके अनुसार देख लीजिएगा। तो यहाँ पहले तो नहीं पता चला कि किसको करना है, फिक्स्ड नहीं था, नेचर से ही तुमको पता चला कि पहले घर बनवाना होगा फिर उसका पेमेंट होगा। नहीं, आगे बढ़िए। क्या बोल रहा है? लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक्स प्लेस। ये अच्छा है, पढ़ो। इस बार तो कांड कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? दूसरे पार्टी को परफॉर्मेंस नहीं करने दे रहे, रोक रहे, प्रिवेंट कर रहे हैं उसको परफॉर्मेंस करने से। तो जिसको रोका जा रहा है उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। वाइडेबल होगा कि उसको क्यों? क्योंकि उसका कंसेंट नहीं हो रहा है ना। तुम उसको जो है रोक रहे हो जबरदस्ती। अब उस तुम उसको जबरदस्ती रोक रहे हो तो उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। एक चीज और है, क्या उसको कॉम्पनसेशन का भी अधिकार है क्या? बिल्कुल। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 23, समझ आया हो तो।
ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? कि बी कुछ काम करेगा 1,000 रुपए में, बी रेडी था, उसकी इच्छा भी थी कि कर देगा, उसको कौन रोक रहा है ऐसा करने से? तो कॉन्ट्रैक्ट किसको रोका गया? बी को। तो बी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। और क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर कैंसिल कर सकता है? और वो क्या ए से कॉम्पनसेशन ले सकता है फॉर देना? ठीक है, चलिए सेक्शन 54 क्या बोलता है? प्रॉमिस रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इसलिए कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा, और अगर ए ने नहीं किया तो बी से भी वो परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। रेसिप्रोकल है और डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब एक करेगा फिर दूसरा करेगा, अगर एक नहीं किया तो दूसरा भी नहीं करेगा, और पहला वाला दूसरे से परफॉर्मेंस डिमांड भी नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल पढ़िएगा। ए ने बी का शिप हायर किया है, ए ने बी का शिप हायर किया है, रेंट पे लिया है बोल सकते हैं। और कहां से कहां तक भेजना था शिप को? कोलकाता से मॉरिशस। कुछ सामान कार्गो, कुछ आपको सामान उनको देना था, और वो सामान जब आप शिप पे लोड करा देते तो शिप कोलकाता टू मॉरिशस जाता, जिसके बदले बी को क्या मिलता? फ्रेट मिलता, जाने का खर्चा लगता, कन्वीनियंस है तो क्या मिलता? शिप है, हायर पे लिया तो हायर चार्जेस मिलता, फ्रेट मिलता। क्या ये ने उनको कुछ सामान दिया कार्गो में शिप पे रखने? नहीं किया। तो क्या वो बोल सकते हैं कि तुम क्यों नहीं शिप लेके गए कोलकाता से मॉरिशस? क्या लेके जाना था? कार्गो। तुमने कार्गो दिया ही नहीं तो फिर कैसे जाएगा शिप? तो वो परफॉर्मेंस डिमांड भी नहीं। हाँ, अब बी को देखो, बी जो है कॉम्पनसेशन मांगेगा कि तुम अगर नॉन परफॉर्मेंस, अगर तुम नहीं बुक कराते कोई और बुक कराता तो मुझे जाना होता, चलो इतना लॉस कम से कम मुझे तुम दो। तो बी को अगर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ही है, तुम कार्गो दोगे तभी तो हम जाएंगे, अगर तुम कार्गो दोगे ही नहीं तो हम क्या लेके जाएंगे? शिप को ऐसे ही लेके नहीं जाना है, वो तो सामान ढो रहे हैं हम कोलकाता से मॉरिशस, तो सामान दो तो हम जाएं। तुमने सामान ही नहीं दिया तो फिर हम कैसे जाएं? और फिर तुम मुझसे क्या डिमांड करोगे कि तुम क्यों नहीं गए? क्या लेके जाना था? सामान। तुमने सामान दिया क्या? तो तुम हमसे कैसे डिमांड करोगे? और लास्ट है सेक्शन 55, पढ़ना। आ ये सब ब्रीच नहीं है, ब्रीच मतलब तो तोड़ना है, ये परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पे डिपेंडेंसी है तो। परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल है, दोनों को परफॉर्म करना था, और वहां अगर एक ऐसे करे तो दूसरा भी ऐसे कर देगा परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पांचवी बात है, effect of failure to perform at a time fixed in which time is essential। टाइम पे परफॉर्मेंस होना चाहिए था, टाइम फिक्स था परफॉर्मेंस का, और उस समय अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पाया तो वाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ लीजिए एक बार। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट promises to do certain thing at or before a specified time and fails to do any such thing at or before a specified time, contract as so much of it has not been performed because voidable at the option of promise if the intention was
दैट टाइम शुड बी एसेंस। तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एसेंस रखा है टाइम को, मतलब इसी समय पे परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर इस समय परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। एसेंस है, मतलब ये एसेंशियल है। टाइम पे ही परफॉर्मेंस होगा, नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो टाइम पे ही परफॉर्मेंस होना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं हुआ तो दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल देगा कि वॉइडेबल, हम वॉइड करेंगे, बेकार का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, परफॉर्मेंस आपको करना था विद इन टाइम पीरियड, अगर आपने नहीं किया, फेलियर टू परफॉर्मेंस, तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं। वॉइडेबल का मतलब आपको पता है, वॉइडेबल का मतलब है कि जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस समय वैलिड होता है। लेकिन जो एग्रीव्ड पार्टी है, नहीं, माइक में कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, प्रोजेक्टर बंद है, ये क्यों? अच्छा, वो तो अभी गया था लाइट उसमें बंद। चलो, अभी तुमने क्या देखा? अभी तुम क्या देख रहे थे? परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं? बोल रहे हैं कि जहां रेसिप्रोकल प्रॉमिस में ये बात लिखी हो कि अगर प्रोमिसी परफॉर्म करेगा तो ही प्रोमिसर परफॉर्म करेगा, और अगर प्रोमिसी फेल कर जाए परफॉर्मेंस के लिए तो प्रोमिसर भी परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा था ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ऑर्डर तय है कि पहले कौन करेगा बाद में कौन करेगा, तो परफॉर्मेंस उसी ऑर्डर में होना चाहिए। और अगर उसी ऑर्डर में परफॉर्मेंस नहीं हुआ या परफॉर्मेंस डिमांडेड नहीं था उसी ऑर्डर में, तो जो ट्रांजैक्शन में आपको जरूरी लगे, जरूरत लगे, अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस कर दीजिएगा। तीसरा केस था कि अगर एक पार्टी दूसरे को उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने से रोकता है, तो जिसे रोका गया उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है और कॉम्पनसेशन भी डिमांड कर सकता है। फिर बोल रहे हैं कि अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थे और डिपेंडेंट थे, एक करेगा, डिपेंडेंट है मतलब एक करेगा तो ही दूसरा कर पाएगा, तो उसमें परफॉर्मेंस तभी पॉसिबल है जब पहला वाला अपना परफॉर्मेंस दे दे। और लास्ट था कि अगर टाइम पीरियड आपने फिक्स किया है और टाइम जो है वो जरूरी है, एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने के लिए, तो विद इन टाइम ही परफॉर्मेंस होना होगा। नहीं तो जो दूसरा पार्टी है उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बना सकता है। अब इस पे बेस्ड जब आप क्वेश्चन कर पाएंगे तो भी इनका मतलब आपको समझ में आ पाएगा। आपको इसलिए एक बार रीड कराना था क्योंकि जो दो केसेस है 7 और 8, ये दोनों इंस्टीट्यूट ने पूछा है तुमसे। 7 और 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, जहां की एक लीगल एक इलीगल, वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर वो केस स्टडी बनाएगा तो तुम उसका सही जवाब नहीं दे पाते। उसका सही जवाब ये है कि जो लीगल है वो वैलिड होगा और जो इलीगल है प्रॉमिस वो वॉइड हो जाएगा। और अगर एक ही प्रॉमिस में दो बातें हुई हैं, एक लीगल और एक इलीगल, तो लीगल वाला पार्ट इन्फोर्स होगा और इलीगल वॉइड हो जाएगा। इतनी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो उसकी जरूरत पड़ेगी उस समय हमें। ठीक है, ये था परफॉर्मेंस चैप्टर। परफॉर्मेंस चैप्टर में सारे काम हो चुके हैं, तुमने किया है काम। परफॉर्मेंस में जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, परफॉर्मेंस में जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पहला क्वेश्चन है ज्वाइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी। ज्वाइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी, कि ज्वाइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी कैसी होती है, मतलब जिस ज्वाइंट एंड सीवियर होती है, सबको मिलकर परफॉर्म करना होता है।
लाइफ टाइम में। लेकिन अगर कोई एक मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्वाइविंग के साथ परफॉर्म करता है, और सारे मर जाए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना होता है। दूसरा दूसरा था कि किसी एक प्रोमिसर को भी कंपेल किया जा सकता है परफॉर्म करने के लिए। उस समय उसको परफॉर्म करना होगा और बाकियों से उनका कंट्रीब्यूशन डिमांड करना होगा। अगर लॉस हो गया, अगर कंट्रीब्यूशन का डिफॉल्ट होता है, अगर कंट्रीब्यूशन पे करने में, तो जो नुकसान होता है कंट्रीब्यूशन का, उसको सॉल्वेंट पार्टनर इक्वली बियर करते हैं। अगर उसके बाद था कि क्या किसी एक ज्वाइंट प्रोमिसर को रिलीज किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर भी रिलीज हो जाएंगे, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि उस ज्वाइंट प्रोमिसर को बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर को कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा, ये मतलब नहीं होता। तो एक क्वेश्चन ज्वाइंट प्रोमिस से अगर कैसे स्टडी बने तो ये बन सकती है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें आपसे, तो अभी हमने जो बात की इलीगल रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये एक क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी था यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट था। एप्रोप्रिएशन में क्या तुमने बोला कि एक डेटर है, कितना डेटर है, कितने उसने कर्जे लिए हैं, सेवरल, और पेमेंट करते समय पूरा पेमेंट कर रहा है कि कम, पेमेंट कम हो गया मतलब इनसफिशिएंट टू पे द होल ऑब्लिगेशन, उस समय तीन चीजें होंगी एप्रोप्रिएशन में। एडजस्टमेंट कैसे होगा, रूल 1 बोल रहा है कि अगर डेटर इंडिकेट कर दे कि ऐसे हम कौन से डेट का पहले पेमेंट कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, तो उसी ऑर्डर में आपको रिलीज मानना होगा। दूसरा केस है जब डेटर नहीं बताया, तो क्रेडिटर तुम्हारी मर्जी, तुमको जो पेमेंट करना है मान लो। इवन की टाइम बाद, पहले मान लो कि इन कर्जों से पहले भी उसने तुमसे कुछ कर्ज ले रखा था और वो टाइम बाद भी हो चुका था, अभी जब वो पैसा दे रहा है तो पैसा रिसीव करते समय पहले वाले डेट का भी आप डिस्चार्ज मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इक्वल पे मतलब कोई इक्वल डेट होता है, कोई बराबर अमाउंट का डेट होता है, तो पेमेंट जब हम कर रहे हो तो बराबर बराबर इक्वल डेट का प्रोपोर्शनेटली पेमेंट होता है। और अगर हम चेक इशू कर रहे होते हैं, तो अगर कोई एग्जैक्ट सम का चेक इशू करते हैं तो उससे उसको डिस्चार्ज माना जाता है, और बाकी फिर आप ऑर्डर ऑफ टाइम के अनुसार डिस्चार्ज मान सकते हैं। और तीसरा केस था रूल का कि जब दोनों पार्टी, डेटर ने नहीं बताया और तुम भी अप्रोप्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ मत करो, टाइम को आधार ले लो, जो सबसे पहला डेट वो पहले पे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद वाले को रिलीज करते रहे। एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, इसी तरीके का क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन में बन सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं उनके पास एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन बनाने का। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्ट फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, तो आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हम म्यूचुअल एग्रीमेंट करके और उनको उनमें कोई चेंजेस, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि आपको पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद आप नाम बता देते हैं, 6 नाम है यहाँ पे नीड नॉट टू बी परफॉर्म। पहला, अगर आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले पुराने वाले की जगह, सब्स्टिट्यूट कर दे न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड, तो आपको नया वाला परफॉर्म करना है, पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत। दूसरा, ऑल्ट्रेशन, आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दीजिए, चेंजेस कर दें, परिवर्तन कर दें। तो अगर आप टर्म्स कंडीशन में चेंजेस कर देंगे तो नए वाले को परफॉर्म करना है, पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत। तीसरा, रेसिशन, कैंसिल कर दे, अगर कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। चौथा है रेमिशन, रेमिशन का मतलब है डिस्काउंट या लेसर कंसिडरेशन या पार्शियल वेवर, आधा अधूरा छोड़ते हैं। हाँ, और वेवर का मतलब होता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, अपने अधिकारों को पूरी तरीके से, अपने अधिकारों को पूरी तरीके से छोड़ देना। और फिर होता है मर्जर, जहाँ की पार्टी के इन्फीरियर राइट सुपीरियर राइट्स में
कन्वर्ट होते हैं। व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? पहला, परफॉर्म कर दो। पहला तरीका है डिस्चार्ज होने का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, परफॉर्म कर दो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देते हैं तो डिस्चार्ज। दूसरा तरीका है लैप्स ऑफ टाइम, समय सीमा बीत जाए तो हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होते हैं। तीसरा है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इनिशियल है तो वर्ड अब इनिशियल होगा, नहीं तो सुपरवेनिंग हो सकती है। सुपरवेनिंग में ये केसेस में हो सकता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, लॉ में चेंज हो सकता है, नॉन ऑकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो सकता है, डेथ या इनेबिलिटी ऑफ पर्सनल सर्विसेज हो सकता है। उसके बाद तुमने कहा म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसमें यही नाम बताना है आपको 6 केसेस में। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ और इंसॉल्वेंसी, और नहीं तो लास्ट तरीका है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको लिखना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इतने। अब आप सारा क्वेश्चन एक बार बना लीजिएगा। बना लिए हैं तो ठीक है, नहीं बना है तो बना लेंगे। और उसके बाद हम आते हैं ब्रिज में। ब्रिज में भी 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमसे। तुमने लिख लिया है सब क्वेश्चन? कॉपी तो चेक करेंगे। हाँ, फिफ्थ का सारा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पर्सनल नेचर का है। एन आर्टिस्ट प्रोमिस, झूठ सच। आइए झूठ सच में क्या हो रहा है। मिस्टर झूठ, सब सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन पढ़े। मिस्टर झूठ, पढ़िए क्वेश्चन। सच 5 लाख में। दो केस हो रहा है, 2 केस बन रहा है यहाँ पे। पहले केस में क्या हो रहा है कि तुम नेग्लिजेंसी दिखला रहे हो, ठीक है, तो वो दूसरा पार्टी जो है रिसाइन कर देगा कॉन्ट्रैक्ट। लैप्स ऑफ टाइम होता जा रहा है, तुम नेग्लिजेंसी कर रहे हो, तो उस केस में जो मिस्टर सच कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं, और जो एडवांस मनी हुआ है वो रिफंड नहीं होगा पहले केस में, लैप्स ऑफ टाइम नेग्लिजेंस। दूसरा केस, जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर का, तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानते हुए मुझे तुम्हारा पैसा लौटाना होगा। पहले वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो? कुछ पता नहीं, बता भी नहीं रहे हो, नेग्लिजेंसी कर रहे हो, टाइम बढ़ा रहे हो केवल, तो लैप्स ऑफ टाइम के कारण हम मान लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड। और चूंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए उसको हम फॉरफिट करेंगे, वो लौटाएंगे नहीं। मेरी कोई गलती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट कब लौटाएंगे? जब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट मैटर का। पहले वाले केस में नेग्लिजेंसी हो रही है, कोई गलती नहीं है मेरी, तुम नेग्लिजेंस कर रहे हो, हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड मानेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं करेंगे। और दूसरे केस में चूंकि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो चुका है, इसको हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानते हुए तुम्हारा पैसा तुमको लौटा देंगे, ये बोल रहा है केस में। 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा जरूर। एक काम जरूर कीजिएगा,
अगर लॉ पेपर के अंदर अच्छा करना चाहते हैं तो दो काम जरूर कीजिएगा। पहला, आईसीआई के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, और दूसरा, आईसीआई मटेरियल को जरूर से 100% कवर करें। 100% कवर करने का मतलब है कि बहुत बार आप देखिएगा कि एग्जाम्पल ही केस स्टडी होते हैं, मोस्टली केसेस में एग्जाम्पल ही केस स्टडी होते हैं। तो जब आप, अभी हम रिवीजन का शेड्यूल देंगे, रिवीजन का शेड्यूल हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि 30 दिन में लॉ रिवाइज करेंगे, 40 दिन में नहीं, 30 दिन में लॉ रिवाइज करेंगे। 10 जून तक हम लॉ रिवाइज करेंगे एक बार फिर, जिसमें हम लॉ का शेड्यूल जारी करेंगे। उसमें करना क्या है इस बार, अगर तुमने आईसीआई मटेरियल पढ़ा है टीचर के साथ पहली बार में और सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो केवल क्वेश्चन ही बनाएंगे हम, और उसी क्वेश्चन से प्रोविजन देखेंगे। क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन का क्या प्रोविजन है देखो, आइडेंटिफाई करो और उसको सॉल्व करते हैं। मतलब केवल लिखने का काम करेंगे 30 दिन में, कि हर दिन कम से कम क्लास में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लिखे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम 30 दिन के अंदर लगभग 150 क्वेश्चन का कवरेज कर पाएंगे। 150 क्वेश्चन में हो सकता है कि तुमने अगर सारे कर लिए हैं तो रिपीटेशन भी हो सकता है कुछ क्वेश्चनों का, क्योंकि आरटीपीएमटी में भी रिपीटेशन होता है क्वेश्चनों का। 30 दिन के अंदर जो तुमको आदत बनानी है, टाइम पीरियड के अंदर लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, लिखना कैसे है। अभी तक तुमको जो पढ़ना था तुमने पढ़ा, अब तुमको रिवीजन करते समय उस मैटर को एक बार जल्दी से रिवाइज कर, क्योंकि देखो जितना टाइम आपको पढ़ने समय लगा था, रिवीजन में आपको उसे बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत टाइम मैंने लगाया है पढ़ते समय। पढ़ते समय मैंने पूरा सफिशिएंट टाइम लगाया है जितना लगना चाहिए, तो रिवीजन आसान दिखेगा आप तुमको। रिवीजन हम कैसे करेंगे, रिवीजन में हम सब्जेक्ट को एक बार डिस्कस कर लिए और उसके फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे और क्वेश्चन बनाओ सब 5-6 क्वेश्चन डेली डेली बनाइए, तभी जाके वो कवरेज हो सकता है रिवीजन में। मतलब रिवीजनों में मेन ध्यान रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमारा, कि हम क्वेश्चन कितना सॉल्व कर पाते हैं लॉ का। और दूसरा, आपका काम रहेगा कि घर में जाके 1 घंटे भी उसके अलावा आप कर लीजिएगा, तो हर दिन हर सब्जेक्ट को 3 घंटे देना है हमको। 10 तारीख के बाद हर सब्जेक्ट को 3 घंटे देना है। अब 3 घंटे में 2 घंटे आप क्लास में दीजिए, 1 घंटे घर में दे दीजिएगा। हर सब्जेक्ट को 3 घंटे देना होगा आपको रिवीजन में। अब आप देख लीजिए, अब आपको अगर लगता है 10 तारीख के बाद कि मुझे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहिए, घर में जहां बैठ के तुमको लगता है कि मुझे पढ़ना, जहां मैक्सिमाइज होगा, जहां तुम्हारा रिवीजन मैक्सिमाइज जैसे हो सकता तुम वैसे करो। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे एक चीज बस पता है कि लॉ के लिए जैसे आपको याद करना है याद कीजिए। बाकी हम यहाँ पे 2 घंटे बोलेंगे ही बोलेंगे। आप अगर नहीं क्लास में आ सकते हैं तो आइए, और अगर नहीं आ सकते हैं तो घर से रिवाइज करें, जहां से रिवाइज करें कनेक्ट ही हो जाए, पर 2 घंटे जुड़े जरूर। क्योंकि जितनी तेजी से हम 30 दिन के अंदर पूरे लॉ के सिलेबस को आपको रिवाइज करा पाएंगे, आप नहीं कर पाइएगा उतनी तेजी से सिलेबस को रिवाइज। तो आप जरूर से रिवीजन करें, बस आपको करना है उतना होगा कि जो जो बोलते जाए बस करते चलिएगा साथ साथ। 30 दिन में हम लोग लॉ रिवाइज करेंगे एक बार, उसके बाद आपका मन, उसके बाद 10 दिन हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे आपकी तैयारी में कि अब आप कैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए, लेकिन 30 दिन मेरे अनुसार कीजिए। हम 10-11 तक शेड्यूल देंगे कि कैसे कैसे चैप्टर को रिवाइज करना है। पहले पहले कौन से चैप्टर को जाएंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी होगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पता नहीं तुमने कितना किया है, नहीं किया है तो और आसानी ही होगी, नहीं किया है तो नए क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, आंसर्स देखेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, आपको सारे टीचर्स आपके गाइड करेंगे ही, रिवीजन कैसे कैसे करना है, कैसे वो रिवीजन कराएंगे, वैसे वैसे आप रिवीजन करें। और 30 दिन पक्का एकदम 12 घंटे बैठे और रिवीजन करें। और लास्ट के 10 दिन तुम्हारा मन, तुमको जैसे करना है, लास्ट के 10 दिन में तुम्हारा मन होगा कि तुम
10 दिन कैसे लास्ट का देखोगे? लास्ट के 10 दिन में 7 दिन सारा सब्जेक्ट रिवाइज करें, लास्ट के 3 दिन केवल अकाउंट्स पढ़िएगा, उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। मतलब 20 को पेपर है तो 17, 18, 19 केवल अकाउंट्स पढ़िएगा। अकाउंट्स का रिवीजन कीजिए, अकाउंट्स पढ़िए। एडमिट कार्ड आ गया है? आने ही वाला है, आ ही जाएगा अब एडमिट कार्ड। 15, 16, 15, 16, 17। हाँ, किस में? झूठ सर, सेक्शन 65 लग रहा है। आइए एक बार सेक्शन 65 में, सेक्शन 65 लग रहा है। सेक्शन 65 क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर void agreement or contract that becomes void। यही वाला लगेगा प्रोविजन, सेक्शन 65 है। लैप्स ऑफ टाइम, एडवांटेज वाला बोल रहा है कि तुमने एडवांटेज उठाया नहीं, उसका प्रोविजन लगेगा, एडवांटेज उठाया कि नहीं। वाइड हो जाता है तो, वाइड हो जाता है तो आपने जो एडवांटेज उठाया वो रीस्टोर करना है। या वाइड नहीं हो रहा है, तुम नेग्लिजेंसी कर रहे हो, इसलिए हम रिसाइंड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। इसलिए जो बेनिफिट उठाए वो तो नहीं लौटाएंगे। दूसरे केस में अरे ये वाला केस आ रहा है कि वॉइड हो जा रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी कारण से वॉइड हो जाए बाद में, तो जो आपने बेनिफिट उठाया वो आपको लौटाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने सेकेंड वाले केस में डिस्ट्रक्शन हो रहा है सब्जेक्ट मैटर का, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है, तो हम लौटा देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहले वाले में नहीं लौटाएंगे क्योंकि तुम नेग्लिजेंसी जानबूझ के कर रहे हैं। बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या लिए हैं आप? क्रैकर है आपके पास? अगर आपके पास क्रैकर है, क्रैकर होता है टैक्समैन पब्लिकेशन का एक क्रैकर आता है, या सुचिता पब्लिकेशन का स्कैनर आता है। सुचिता वाले का एक दिक्कत है कि उसके आंसर्स बहुत रॉन्ग दिए हुए हैं। सुचिता पब्लिकेशन का, सुचिता पब्लिकेशन के अंदर आंसर्स रॉन्ग दिए हुए हैं सुचिता के अंदर। तो एक तो ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है अलग से, क्योंकि आप देखो आईसीआई आपका किया हुआ है, अगर आपका आईसीआई किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ करिश्मा होने वाला है, वही सब क्वेश्चन आपको रिपीटेशन में दिखेंगे। बस यही होगा कि आप फिर से उतने क्वेश्चन लिख पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका आईसीआई 100% हो चुका है, टॉपर्स का मॉड्यूल तो हो गया, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि मुझे और भी क्वेश्चन करने हैं, तो टैक्समैन पब्लिकेशन का आता है क्रैकर, आप वो खरीद सकते हैं क्वेश्चनों के लिए। आपको लगता है कि मेरे पूरा आईसीआई कंप्लीट है, तो कुछ मत कीजिए। अगर आईसीआई कंप्लीट है, टॉपर्स की बुक कंप्लीट है, तो एक काम कीजिए, पिछले 6 अटेम्प्ट का आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है 6 अटेम्प्ट का, वो डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक तरफ से सॉल्व करना शुरू कीजिए। आरटीपी की एक खासियत है, इस बार का जो आरटीपी है वो हो सकता है ना आए, पिछला वाला आरटीपी इस बार पूछा जाए। आरटीपी हमेशा पिछला वाला जरूरी होता है, पिछला जो आरटीपी रहा है वो जरूर से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पिछले वाले आरटीपी से बहुत बार 30-40 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। आरटीपी जरूरी है, पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट का, मतलब 5 अटेम्प्ट ले लो, पिछले 5 अटेम्प्ट का आरटीपी, एमटीबी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आईसीआई से मिल जाएगा सब, वहां से डाउनलोड कीजिए और एक तरफ से उठाइए कि पहले आरटीपी सॉल्व कर लेते हैं, फिर एमटीपी सॉल्व कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, और उतने क्वेश्चन देखिए। जितना वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखिएगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितने क्वेश्चन बनेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपसे।
तो ये कीजिए। लास्ट में अब क्वेश्चनों पे आते हैं हम लोग। अब समय आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, परफॉर्मेंस देखिए। पहले बार हमने क्या किया, प्रोविजन देखा, क्वेश्चन देखा। इस बार उल्टा, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से प्रोविजन देखें। जो क्वेश्चन आ रहा है उसका क्वेश्चन देखें, बन गया ठीक है, नहीं बना आंसर देखें, आंसर से प्रोविजन देखें। अब इस बार हर क्वेश्चन से प्रोविजन देखें, क्वेश्चन से प्रोविजन देखें, तो फिर एक बार बार प्रोविजन रिकॉल होगा। ये दूसरा तरीका होता है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन देखने का समय आया। मैक्सिमम क्वेश्चन देखने का समय आया है। क्वेश्चन आप देखिएगा कि 50-50 में होगा। 50 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा लॉ में और 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। 50-50 का आप कवरेज जाएगा, 50 डायरेक्ट, 50 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन ही है जो केस स्टडी बना सकता है, चेक वाला, और नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। नेगो का क्वेश्चन होगा डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइन प्रोमिसरी नोट कैरेक्टरिस्टिक। इन तीनों में एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट होगा, डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक या प्रोमिसरी नोट कैरेक्टरिस्टिक, बिल्स कैरेक्टरिस्टिक, चेक कैरेक्टरिस्टिक। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन होने की पूरी संभावना। दूसरा क्वेश्चन टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो आप देख रहे थे, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखे थे, उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट फॉरेन है, कौन इनलैंड है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है और एक क्वेश्चन डिसऑनर ऑफ चेक का हो सकता है। बस नेगोशिएबल पहली बार इंट्रोड्यूस किया ना, तो इनके पास क्वेश्चन है ना कुछ है, इतना ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डिसऑनर, स्टॉप पेमेंट या डिसऑनर में इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, एक क्वेश्चन या तो वो होगा, और नहीं तो इन चारों में एक क्वेश्चन होने का, और एक बताओ कौन सा इसमें इनलैंड है, कौन सा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। ये क्वेश्चन नेगो से बन सकते हैं। बेलमेंट और प्लेज और एजेंसी, ये जो 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, इनका क्वेश्चन तो डिट्टो आईसीआई छापेगा। आईसीआई छापेगा। अगर तुमने आईसीआई के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 10, 9 और 8 तो हो गया, उतने से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव उसका डायरेक्ट क्वेश्चन डिफाइंड बेलमेंट और उसके फीचर, इस टाइप का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, डिफरेंसेस तो आप सब याद कर लीजिएगा, जितना अवेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी, जो भी डिफरेंस है वो जरूर याद कर लीजिएगा। तो जो 40 नंबर का हमारा सेगमेंट है, 40 नंबर का सेगमेंट हमारा जो है, सबसे पहले जो ऐड हुआ है, तुम एक काम करो, रिवीजन करते समय वहीं से शुरू करो। रिवीजन करते समय पहले 40 नंबर को एश्योर करो वहां से। 40 नंबर एश्योर करने में 1 सप्ताह लगेगा, लगे, क्या दिक्कत। हमारे पास 1 महीना है ना, 30 दिन। 30 दिन में अगर हम 7 दिन लगा दें 40 नंबर के लिए तो क्या दिक्कत है। 7 से 8 दिन लगा दें, 1 वीक लगाए और उसमें 40 नंबर एश्योर करें कि मेरा आ जाएगा। अभी तुम देख रहे होगे एजेंसी बेलमेंट प्लेज का जो भी केस स्टडी बना रहा है, सब उसका एग्जाम्पल केस स्टडी है, एग्जाम्पल ही केस स्टडी है। अगर तुमने सब एग्जाम्पल तुमको आते हैं तो सब केस स्टडी बनेगा वहां तुम्हारा। तो तुम एक काम करो, लॉ के रिवीजन में सबसे पहले हम 40 नंबर का एडिशन ही कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 40 नंबर का एडिशन में 3 हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, 1 हो गया नेगो और 1 हो गया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इतना अगर हम कर ले तो हमारा 40 हो गया। इतना करने पे हमारा 40 हो गया। उसके बाद एक छोटा एलएलपी है अपना, वो निकाल लेंगे। उसके बाद कंपनी ले लेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में हम ये पढ़े होंगे। अभी हमारे 1 सप्ताह हम लगाएंगे सेल्स में, तो ये सब हमारा रिसेंट का हुआ है। तो जो पहले वाले हमारे एक्ट हो चुके हैं उनको फिर उठाएंगे 40 नंबर के बाद। एलएलपी कंपनी, एलएलपी कंपनी नेगो हो जाएगा, इंडियन रेगुलेटरी हो जाएगा 4। उसके बाद उठाएंगे पार्टनरशिप और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स। जिस ऑर्डर में कंप्लीट होगा उसी ऑर्डर में रिवीजन का शेड्यूल करेंगे हम लोग। 40 नंबर के लिए हम 1 सप्ताह लगाएंगे, 40 नंबर के लिए हम 1 सप्ताह लगाएंगे। लेकिन इस 1 सप्ताह में तुमको 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, याद करके, लिख के, प्रोविजन के साथ, जैसे हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम रिवीजन करेंगे, नेगो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
और 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर ले तो 40 नंबर हो गया। फिर एलएलपी कंपनी हो गया तो और 20 नंबर हो गए। और उसके बाद पार्टनरशिप में आएंगे, और उसके बाद जो है पार्टनरशिप में बहुत टाइम लगाया है मैंने। पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं, तो उसको रिवाइज करना भी बहुत आसान होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट सेल्स को। तो उसी ऑर्डर में हम करेंगे, उसी ऑर्डर में हम रिवाइज करेंगे। खूब क्वेश्चन बनाओ, सारे बना डालो। कहां से क्वेश्चन पूछेंगे? अगर मान लो कि हम 7-8 दिन में 50-40 क्वेश्चन कवरेज कर ले, 40 से 50 क्वेश्चन इन चारों के 40 नंबर के लिए, हो गया? नहीं? चलिए 30 दिन का हम रिवीजन शेड्यूल डाल देंगे, लेकिन ये डालेंगे हम 11 तारीख को। टेस्ट साथ टेस्ट होगा, अब साथ टेस्ट होगा। जैसे 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही रिवाइज करेंगे तुम टेस्ट दे देना, उसी तरह को रिवाइज करके टेस्ट दे देना। इंडियन रेगुलेटरी हर का 1-1 दिन 2-2 दिन रिवीजन में लो और उसके बाद टेस्ट दे दो। 1-1 घंटे के साथ में टेस्ट देते रहना और क्वेश्चन करके टेस्ट देते चलते, क्वेश्चन करके टेस्ट। और ये सब काम 22 तारीख तक करना है हमें। कुछ सारे काम नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ एक बार इतने दिन के अंदर 40 नंबर प्लस जो टेस्ट ड्यू है तुम्हारा, उसको रिवीजन के लिए 2 दिन का समय ले लेना और टेस्ट दे देना, क्योंकि वो किया हुआ है तुम्हारा। और उसको 2-2 दिन 3-3 दिन का समय लीजिए, टेस्ट देते चलिए। उसके बाद 2 मॉक टेस्ट हैं आपके, मॉक टेस्ट आते रहेंगे। रिवीजन शेड्यूल हमारा कहीं इंपैक्ट नहीं होगा, रिवीजन करते रहना होगा और अपना मॉक टेस्ट आप देते रहिए, और ये सब काम करते हुए कंप्लीट करें। चलो यूनिट 5 ब्रीच कराइए कॉन्ट्रैक्ट को, यूनिट 5 ब्रीच करिए। लॉ तो आप मेरे साथ ही रिवीजन करेंगे, हम तो चाहते हैं तो आपका अच्छा हो जाता। लॉ आप मेरे साथ रिवाइज करें और बाकी अपना जो है जैसे टीचर्स आपके बोले वैसे करें। सारे टीचर अपना रिवीजन शेड्यूल देंगे, सारे सर लोग आपको देंगे और कराएंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। ब्रीच होता क्या है? तोड़ना। ब्रीच 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 मतलब क्या? ब्रीच मीन्स फेल्यूअर। तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट को। ब्रीच मीन्स फेल्यूअर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म। ब्रीच मीन्स फेल्यूअर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। ब्रीच मीन्स फेल्यूअर of a party to perform his or her obligation under a contract। आप हमको 60 दिला दीजिए लॉ में, बाकी आप जिस सब्जेक्ट में जितना लाना है लेके आइए। सारे ऑन एन एवरेज मिनिमम मुझे 60 दिला दीजिए लॉ में, और बाकी आप जहां से जितना 80, 90, 100 लाना है लाइए। आते हैं? नहीं आते हैं? अभी आए हैं कि नहीं? मोक्ष के आए हैं ना? तो ब्रीच मीन्स फेल्यूअर। मुझे ऑन एन एवरेज हर बच्चे का 60 चाहिए, उसके बाद आपको जहां से जितना लाना है लाइए, इतने में मेरा काम हो जाएगा। और 60 तो 30 दिन में हम श्योर करा देंगे कि आएगा ही तुमको, चाहे कुछ हो। लेकिन अब ना लायकी कीजिएगा तब नहीं पता, लेकिन अगर कर गया जैसे हम बोल रहे हैं 30 दिन रिवीजन, तो कहीं नहीं रुकेगा 60। ब्रीच का मतलब होता है फेल्यूअर टू परफॉर्म हिज या हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। 2 तरीके का ब्रीच हो सकता है बेटा। पहला बोलो,
एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? व्हेन द ड्यू डेट, व्हेन on the due date of performance contract is broken, when on the due date of performance, when on the due date of performance contract is repudiated, broken या repudiated, when on the due date of performance, when on the due date of performance contract is repudiated, it is known as actual breach. जिन बच्चों का लॉ की वजह से पिछले बार नहीं हुआ था, अब उनको लग रहा है कि नहीं कि उनका हो जाएगा? लग रहा है ना? चलिए 30 दिन हमारे पास और होगा आपके वैल्यू एडिशन के लिए। एक्चुअल ब्रीच, व्हेन ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट इज रेपुडिएटेड। और जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो पहले दिए हैं उनका कॉन्फिडेंस उधर हो गया ठीक, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं, ठीक है ना, लॉ में हो जाएगा ना 50-60? 60 ही चाहिए मुझे, बस 60 चाहिए मुझे तुमसे, ठीक है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये लग रहा हो कि मेरा 40 लॉ में आएगा कि नहीं, हाथ खड़े जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम विशेष रूप से ध्यान देंगे आप पे 30 दिन। कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार एग्जाम दे रहा है जिसको लग रहा है कि मेरा लॉ में 40 नहीं आ पाएगा, कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे 40 नहीं आएगा? अनुराग चलो हाथ गिरा दो, आ जाएगा, पता है। फालतू का ड्रामा मत करो, ठीक है? 40 नहीं आएगा तुमको लॉ में? अब बाकी ठीक है, अभी 30 दिन तुम ही से हर प्रश्न होगा, अभी देखो कैसे आता है 40। सुनिए, रिवीजन में आप एक चीज के लिए आपको कोशिश करनी है कि जैसे ही रिवीजन में हम हर दिन बताएंगे, होगा ही, पता होगा कि इस दिन ये होने वाला है, उसको घर से एक बार पढ़ के आना है, एक बार हम लोग यहाँ करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, आपको कोशिश करनी है कि हर बात का जवाब दें, आप जवाब दें हर बात का, ये कोशिश करनी होगा। और ये तभी होगा जब हम हर दिन पढ़ पढ़ के आएंगे, तो हम मतलब आपको इन्वॉल्व होना होगा एक्टिवली, नॉट पैसिवली, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना होगा कि हाँ करना है, तो देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम फिक्स्ड, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये किस चीज के लिए हाथ खड़ा हुआ? मैंने देखा नहीं लाइफ स्ट्रीम। 40 आ जाएगा? नहीं आएगा? फिर से हाथ खड़े करो। पारुल गुप्ता, नंदिनी, यार तुम लोग तो ड्रामा कर रही हो, लॉ में डर देखो इसको। अनुराग, ये है कहाँ इन लोग दोनों? है ही नहीं, फेंक के, क्या फेंक के मारे? कहाँ इन लोग? आई नहीं। अरे यार, ये पारुल गुप्ता और नंदिनी को डर लग रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम वही समझ रहे हैं, फिर हंस रही है उधर। तुम लोग ये बात मेरे सामने आके बोलो क्लास में, ठीक है? 70 प्लस का टारगेट है, सब ठीक है, 70-80 का, वो तो 70 का टारगेट है तो 40 नहीं आया उसमें है? 70 में 40 नहीं है शामिल है। और सुनिए, जिनको डर लग रहा है ना, इधर आके बैठिए क्लास में, उधर से डर नहीं खत्म कर पाएंगे हम, इधर सामने आके बैठिए तो देखिए डर निकालते हैं हम कैसे, ठीक है? इधर आके बैठना पड़ेगा, सब डर निकाल देंगे हम 30 दिन में। इधर बैठो आके, पहले उधर से नहीं पता चलेगा मुझे।
A breach of contract. A breach of contract. खूब क्वेश्चन बनाइए, डर खत्म करने का एक ही तैयार है। सुबह उठ के 4 बजे से लॉ याद कीजिए। 4 बजे सोते हैं तो जो 4 बजे सोते हैं पता नहीं लॉ को पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे सुबह उठते हैं वो सबसे पहले सुबह उठ के 2-3 घंटे लॉ रोज पढ़िए, देखिए खत्म हो जाएगा 1 महीने में। ठीक है। हर्षित किसका नाम है? हर्षित किसका नाम है? हर्षित। हाँ भाई हर्षित जी, आते हैं डेली क्लास? आए हैं 12 फरवरी से लेकर अभी तक डेली क्लास, फिर भी डर लग रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर हम शायद कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि कल जो काम दिए थे, दिखलाइए जरा, कॉपी दिखलाइएगा, कॉपी दिखलाइए, कॉपी दिखलाइए। अभी देखो डर तुरंत खत्म करते हैं। कॉपी दिखलाइए, लॉ की कॉपी दिखलाइए, कॉपी बनी है कि नहीं, क्योंकि भाई डर लग रहा है तो कॉपी तो होगा। कॉपी दिखलाया जाए, कॉपी दिखलाओ, दिखलाइए, कॉपी दिखलाइए थोड़ा। कॉपी दिखलाइए। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बाद, ज्वाइंट प्रोमिसर के बाद 2-3 पेज खाली हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। कल कहाँ कुछ काम हुआ है, उसके पहले का काम देखा जाए। इनकी कॉपी में वही काम, अच्छा कॉपी ही तो देखो, देखो ना यहाँ परफॉर्मेंस में जो मैंने लिखवाया वही काम है, फिर बीच में खाली है, फिर जहां मैंने आज से लिखवाया वही है। उसके पहले वैगरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30, उसके बाद भी तो क्लासेस हुई हैं। वैगरिंग एग्रीमेंट हुआ बेटा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद गायब है इनका वहां से। रुक जाइए, देखिए डर लगने का कारण देखते हैं थोड़ा। कैपेसिटी के बाद लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हर एक क्लास के बाद 2 क्लास का गैप है। किसी को अपनी कॉपी दिखलाइए और उसके बाद ये बात बोलिए, कोई भी जस्टिफाई कर देगा। बच्चा वही लिखा है जिस दिन आया है, उसके बाद के पेजेस पूरे खाली हैं कॉपी में, वो पता नहीं किसको भरने के लिए छोड़ा गया है। मुझे भरना है कि कौन भरेगा। इस बच्चे की सबसेट, इस बच्चे को हमको लगता है 1 साल से ज्यादा से जानते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है, और इन्होंने कभी भी क्लासेस पूरी नहीं ली, कभी भी नहीं। जब ये सबसे पहले आए, मुझे याद है, तो ये ललिता पार्क हमारी ही टीम में आए थे सबसे पहले आप। उसके बाद आपने पता नहीं वो अटेम्प्ट दिया कि नहीं दिया, मुझे नहीं पता। उसके बाद शायद आप U86 वाली टीम में पढ़े उसके बाद, ठीक है, वहां पे भी यही रहा होगा, आपने क्लासेस ली होंगी, डेली होंगी। ये मुझे लग रहा है कि आपका तीसरा अटेम्प्ट है, जो कि आपने दिया हो या एग्जाम न दिया हो, अगर आप एग्जाम देते तो आपका तीसरा अटेम्प्ट होता, जहां तक मुझे मेमोराइज है आपके बारे में हर्षित। और इस तीनों अटेम्प्ट में आपने कभी भी क्लासेस पूरी नहीं ली है, कंसिस्टेंसी कहीं नहीं रही है आपकी। मुझे जहां तक याद आ रहे हैं आप, अभी मुझे याद आ रहा है कि आप ऐसे ऐसे शायद आपने क्लासेस ली हैं टॉपर्स के अंदर। इसके बाद आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, नो। अगर कोई बच्चा रेगुलर नहीं रहा है, उन्होंने क्लासेस नहीं ली है टीचर्स की पूरी, तो डर तो लगेगा ही बेटा, और डर लगना भी चाहिए, डर लगने वाली बात ही है। जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली हैं उनको नहीं लग रहा होगा कि उनको 40 नहीं आएगा, और जिसको लग रहा है उसके बाद भी फिर आप गलत कोर्स में हैं। जिनको ये लग रहा है कि मैंने, अब देखो, अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं और अगर आपने रेगुलर क्लास के बाद टीचर ने जो बोला है, जैसे बोला है वैसे पढ़ा, याद किया, क्वेश्चन बनाए हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा नहीं किया है तो डरने वाली बात है। फिर टॉपर्स क्या, दुनिया में आपको कोई नहीं पास करा पाएगा।
कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल आपको सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, सब्जेक्ट कवर करा सकता है, मैक्सिमाइज। अच्छा, तो एक चीज और होता है, तुमने टॉपर्स ज्वाइन किया, तुम्हारे अनुसार हो सकता है सारे सब्जेक्ट अच्छे हो, या तुम्हारे अनुसार हो सकता है कि तुम कुछ सब्जेक्ट ना अच्छे हो, तुम्हारे अनुसार, मुझे नहीं पता। कोई भी कोचिंग ऐसा इंस्टीट्यूट तुमको ऐसा नहीं मिल सकता है जो तुमको 100, तुम्हारे स्कूल ही देख लो ना, तुम स्कूल में तो अच्छे स्कूल में ही पढ़ते होंगे, उसके बाद भी स्कूल में जो चीजें नहीं होती थी हमें ट्यूशन पढ़ने जाना होता था, यानी स्कूल भी अच्छा नहीं था कभी से हमारा, इसका तो यही मतलब है। फिर तो अगर आप में कमी है तो फिर आप दोष किसी और पे नहीं दे सकते हैं। हम लोग अगर अपना सिलेबस ना पूरा कराएं, हमने अगर सिलेबस ना पूरा कराया हो, टाइम पे अगर हम आपको रिवीजन ना कराएं, हम आपके टेस्ट ना ले, तो हम दोषी हैं। लेकिन अगर हमने ये सब कुछ कराया तो आप नहीं पास होते हैं तो आप दोषी हैं, फिर हमारा दोष कहीं नहीं है फिर। और ये तो बात है फाउंडेशन की, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, अभी तो बात ट्रेलर पे है। और ट्रेलर में अगर आप नेग्लिजेंसी बेटा दिखलाएंगे तो बाद में आगे कैसे अच्छा करेंगे। और तुमने लक्ष्य छोटा नहीं चुना है, लक्ष्य बड़ा चुन लिया है। लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी बड़ा होगा, मेहनत बड़ा होगा, संघर्ष बड़ा होगा ही। ये छोटा लक्ष्य नहीं है कि बीकॉम करना है, वो तो तुमने साइड में ऐसे ही कर दिया, बीकॉम के लिए तो तुमने कभी टेंशन भी नहीं लिया। तो लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष तो बड़ा होगा। कुछ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उनको हो सकता है कि अकाउंट्स और इको जैसे प्रॉब्लम में दिक्कत हो क्योंकि उनका वो पेपर नहीं रहा हो, लेकिन कुछ कॉमर्स वाले बच्चे के लिए मैथ्स प्रॉब्लम होती है। तो हर टाइप के बच्चे हैं जिनको कहीं कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत सब्जेक्ट का नहीं है। तुम उस सब्जेक्ट में जो तुमको दिक्कत दे 50 का बना दो, बाकी सारे सब्जेक्ट को तो ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे ना, तो पास हो जाएंगे। सुनो, रिजल्ट के दिन ये महत्व नहीं करता है कि 310 है कि 201 कि 200, रिजल्ट के दिन बस एक ही वर्ड महत्व करता है। तो सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए, और पूरे आईसीआई एग्जामिनेशन में एक ही टारगेट पे चलो, हर अटेम्प्ट जो दे वो पास करना है, बात खत्म। हर अटेम्प्ट जो दे वो पास करना है, बात खत्म। बाकी मार्क्स क्या है नहीं है, बात खत्म। सुनो ना, एम 350 का बना के चल रहे हैं, आ रहा है 180, ये बेकार है ना। 200 तो किसी कीमत पे आना चाहिए ना, और 200 लाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 200 नंबर लाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। खूब मेहनत कीजिए, मेहनत दिखनी चाहिए। मेहनत दिख नहीं रही है, मेहनत कर नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल दिमाग से निकालिए, बात खत्म कीजिए। हलवा समझे थे क्या? जिस दिन एडमिशन लिए थे हलवा समझे थे क्या? तो अब गलतफहमी सब निकल गया होगा कि हलवा तो नहीं है, ठीक है। तो यानी मेहनत तो करना ही होगा। और सुनो ना, तुम एक बात नहीं समझते, पता नहीं हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं कि तुम नहीं समझ पा रहे हो। बात यह है कि जो सब्जेक्ट मुझे खराब लगते हैं उसको एक बार पढ़ के निपटाओ ना, फिर बार बार पढ़ोगी क्या उसको? उससे अच्छा नहीं है कि एक बार में ही उसको निपटा दे? ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि जो भी लग रहा है मुझे डिफिकल्ट, उसको ऐसा पढ़े कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। खूब मेहनत कीजिए, अभी भी हमारे पास इतना समय है कि 200 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। खूब मेहनत कीजिए, मेहनत दिखनी चाहिए, मेहनत दिखनी चाहिए, खूब मेहनत कीजिए। और बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट अभी भी हो जाएं
अभी भी हमारे पास 50 दिन का लगभग समय है कि हम अभी भी 50 नंबर लाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। मेहनत करें, हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा, हाथ सोच समझ कर खड़े करें। डर तो लगेगा ही, कंसिस्टेंसी नहीं है तो डर तो लगेगा ही, पढ़ नहीं रहे हैं तो डर तो लगेगा ही, लिख नहीं रहे हैं तो सब शुरू कर दीजिए, पढ़ना, बोलना, याद करना, लिखना, देखिए ना खत्म हो जाएगा सब। चलिए, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एन एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अकरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। और 100% बच्चे को तो पास हम लोग नहीं करा पाएंगे। रीजन आप देख ही रहे हैं, अब क्लास में ही पता चल रहा होगा देख के। और आके यहाँ पे पहला क्वेश्चन लोग ये भी पूछ देते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट का कितना रिजल्ट। तो हमारी भी मैडम बोलती हैं बस 100-110%, क्योंकि भाई जैसा तुमने पूछा वैसा इन्होंने भी बता दिया। जब आईसीआई 30% दे रहा है तो हम कहां से 100% देंगे? कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, जिसको पढ़ना है वो पढ़े ही नहीं, कहां से पास करा देगा कोई? नालायक। चलो, when the promiser refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for performance has arrived, it is called एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच होने के केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम इसको रिसाइंड मान लें और दूसरे पार्टी को केस करें डैमेजेस के लिए, या हम इसको रिसाइंड न माने और माने कि अभी भी चल रहा है और हम वेट करें टाइम ऑफ परफॉर्मेंस का। दो चीजें हो सकती हैं। तुमने कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट से पहले तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे पास दो चीजें हो सकती हैं। हम भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान ले, हम भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान ले और आप पे केस करें कि जो डैमेजेस मुझे हुए दो, या दूसरा हम अभी इसको ऑपरेटिव माने और उस समय का इंतजार करें जिस समय परफॉर्मेंस होना था। दो चीजें हो सकती हैं। तो लिखिए, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, performance has arrived, performance has arrived, ARRIVED, arrived। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट दो हो सकते हैं बेटा, या तो हम इसको कैंसिल मान लें और आप पे केस करें कि ब्रीच किया है, या अभी हम ऑपरेटिव माने और उस समय का इंतजार करें जब परफॉर्मेंस होना था। तो पहला इफेक्ट क्या है? टू आइदर treat the contract as rescinded, कैंसल्ड मान ले, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल मान ले और पार्टी पे केस कर दे, सू दी अदर पार्टी फॉर डैमेजेस। आइदर हम इसको टू आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड, या तो हम इसको रिसाइंड मान ले और सू करें
अदर पार्टी को डैमेजेस के लिए विदाउट वेटिंग until the due date। अब ड्यू डेट का इंतजार क्यों करना? तुमने अनविलिंगनेस, तुमने कहा इनेबिलिटी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करना चाहता हूं, तो एक काम करते हैं हम भी कैंसिल मान लेते हैं, तुम पे केस करेंगे डैमेजेस के लिए। या दूसरा, नहीं रिसाइंड करेंगे और ही में elect not to resign, he may elect not to resign but to treat the contract as still operative। अभी भी इसको ऑपरेटिव माने, स्टिल ऑपरेटिव, एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। दो चीजें हैं, तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट को एंटिसिपेटरी ब्रीच कर रहे हो तो हम भी रिसाइंड मान लें और तुमसे डैमेजेस मांगे, और नहीं तो उस समय का इंतजार करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था। स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, दो चीजें हो सकती हैं। What are the remedies available for breach? 5 रेमेडी हैं। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडी का मतलब क्या होता है बेटा? रेमेडीज क्या होता है? व्हाट आर द रेमेडीज? इन्फोर्समेंट enforcement of right in case of breach of contract। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो दूसरे को अपने अधिकारों को इन्फोर्स कराने का अधिकार है, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट इन केस ऑफ ब्रीच। अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटे तो दूसरे पार्टी को अपने अधिकारों को इन्फोर्स कराने का अधिकार है। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल इन ब्रीच? पहला रेमेडी है सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब क्या होता है बेटा? मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, सूट फॉर डैमेजेस। दूसरा अधिकार क्या है बोलो? रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हंसी खुशी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो हम भी कैंसिल कर देंगे, तुमने कहा कार नहीं दोगे तो हमने कहा ठीक है हम भी पैसे नहीं देंगे, हंसी खुशी खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन। तीसरा हो सकता है सूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आपकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी, आपको गाना गाना था, एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया था, आप सिंगर हैं, आप आए ही नहीं, बीमार हो गए। आप अगर सफिशिएंट रीजन बता दें और मुझे एडिक्वेट रेमेडी दे दे, जितना मुझे नुकसान हुआ सफिशिएंट दे दे तो ठीक है, और नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट को बोलेंगे इसको परफॉर्म करने बोलो। सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है बेटा स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर लेना। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है हम कोर्ट जाएंगे और आपके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लेके आएंगे। आप एक्टर हैं, आपके साथ, और आप एक्टर हैं, हम डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि 3 मूवी आपको मेरे डायरेक्शन में ही बनानी होगी, 3 मूवी आपको मेरे डायरेक्शन में ही बनानी होगी, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, और एक मूवी बनाने के बाद आप हिट हो गए, मूवी हिट हो गई, अब आप स्टार हो चुके हैं। अब आप जो है बोल रहे हैं कि ना ना, ये जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना 10 लाख 10 लाख 10 लाख में मूवी, अब तुम स्टार हो गए, वो तो इस समय कॉन्ट्रैक्ट था, हम स्ट्रगल कर रहे थे, 10 लाख में भी बना देंगे, अब 2 करोड़ लेंगे, स्टार हो गए, अब तो 2 करोड़ लेंगे। और नहीं तो दूसरे डायरेक्टर में मूवी, दूसरे डायरेक्टर के लिए मूवी बनाएंगे, मान लो हम करण जौहर हैं, धर्मा प्रोडक्शन, और कोई मतलब नहीं, केवल धर्मा प्रोडक्शन। तो धर्मा प्रोडक्शन अब इसलिए लोग धर्मा प्रोडक्शन के लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, फेमस हो जाएंगे,
आप बल्कि नए नए आए थे मुंबई में हीरो हीरोइन बनने, तो मैंने कहा कि धर्मा प्रोडक्शन के तहत आपको जो है शुरुआत में तो 10 लाख रुपए ही देंगे। तुमने भी कहा कि भाई कुछ भी दे दो काम, बस बस बनवा दो मूवी। अब जैसे ही पहली मूवी तुम्हारी रिलीज हुई, तुम सुपरस्टार हो गए भाई, हिट हो गई मूवी। अब तुम बोल रहे हो अब 10 लाख में हम काम करेंगे, पागल है। अब तो भाई फी हो गया मेरा 2 करोड़ कम से कम। अब करण जौहर तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे कोर्ट, वहां से लाएंगे इंजक्शन, स्टे ऑर्डर, और तुम्हारे ऊपर इम्पोज किया जाएगा कि सुनो अगर तुम धर्मा के लिए काम नहीं करोगे तो तुम किसी के लिए भी नहीं काम कर सकते हो। और इस 3 साल या 3 मूवी में तो तुमको धर्मा प्रोडक्शन के लिए ही काम करना होगा, सूट फॉर इंजेक्शन। और लास्ट है बेटा क्वांटम मेरियट, सूट फॉर क्वांटम मेरियट। क्वांटम मेरियट का लिटरल मीनिंग होता है एज मच एज अर्नड, एज मच एज अर्नड। हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था। मुझे आपको राइस देना था, चावल सप्लाई करना था 100 kg, एज मच एज अर्नड मतलब जितना आपने अर्न किया है, एज मच एज अर्न। इसमें क्या होता है, डिविजिबल सेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे आपको 5 इंस्टॉलमेंट में, मुझे आपको 5 इंस्टॉलमेंट में बेटा 20 kg 20 kg 20 kg राइस सप्लाई करवाना था, 20 kg 20 kg 20 kg। अभी मैंने 2 बार ही आपको राइस सप्लाई करवाया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तुमने कहा कि मुझे नहीं अब चाहिए आगे, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, 40 kg जो राइस आपने लिया, 40 kg राइस का जो बेनिफिट आपको मिला, लौटा दीजिए, वो लौटा दीजिए। आप बोल रहे हैं नहीं नहीं लौटाएंगे, तो हम केस करेंगे आप पे क्वांटम मेरियट का, और बोलेंगे भाई सुनो एज मच एज अर्न, जितना बेनिफिट तुमने उठाया है कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिए तो तुमको मुझे कॉम्पनसेट ही करना होगा, क्योंकि ये ग्रेट्यूटस एक्ट नहीं था, ये नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट था। मैंने तुमको राइस बेचा ही इसलिए था क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे। तो अगर कोई नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट के लिए सेवरेबल डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई परफॉर्मेंस करते हैं और सामने वाला हमें परफॉर्मेंस करने से रोकता मना करता है, तो उस केस में जितना बेनिफिट उसने उठाया है उसके लिए हम उस पे केस कर सकते हैं कि भाई जितना बेनिफिट उठाया कम से कम तुम्हें मुझे उतना तो लौटाना होगा। अब इस पूरे रेमेडी के चैप्टर में डैमेजेस इंपॉर्टेंट है, जहां की डैमेजेस से आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद क्वांटम मेरियट इंपॉर्टेंट है, 2 बातें यहां से इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कुछ केसेस पहले देते थे, इस बार मॉड्यूल ने हटा दिया है वो सारे केसेस। अभी मॉड्यूल ने क्या किया, रेसिशन, आप एक बार थोड़ा सा पेज पलटिए जहां जहां हम बोलते हैं क्या दिया हुआ है देखने। पेज नंबर 2.125 पे आइए, देखिए सूट फॉर डैमेजेस दिख रहा होगा। मैंने आपको 5 बार में मुझे राइस देना था, मैंने 20 kg करके अभी 2 बार ही दिया है और तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो जो 40 kg मैंने आपको राइस डिलीवर किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो टूट चुका है, लेकिन जो बेनिफिट आप उठा चुके हैं 40 kg राइस का, उसके पैसे मुझे आपसे रिकवर करने का अधिकार है। सूट फॉर डैमेजेस पेज नंबर 2.125 पे आइए। डैमेजेस देख रहे हैं, ऑर्डिनरी, जनरल, इसको नेचुरल डैमेज भी बोलते हैं, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव, नॉमिनल, डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले या प्रीफिक्स डैमेजेस। ये सब डैमेजेस पढ़ने हैं आपको, इन पे बेस्ट केस स्टडी भी वो हमसे बना सकते हैं। दूसरा, पेनल्टी और लिक्विडेटेड सम में अंतर क्या है। लिक्विडेटेड सम और पेनल्टी एक ही अंतर है, इसको हम चाहे जितने तरीके से बोले अंतर एक ही है। पेनल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट, पेनल्टी का मतलब होता है डिसप्रोपोर्शनेट,
काम तुमने 2 रुपए का गलत किया है, 2000 रुपए का जुर्माना, जो कि पता ही नहीं चल रहा है कि डिसप्रोपोर्शनेट मतलब एक्सट्रीमली हायर अमाउंट तुमको चार्ज हो रहा है, इसको बोलते हैं पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है कि जहां से पहले ही आपको पता होता है कि आपको इतना नुकसान होगा। जैसे जैसे मान लो हम जाते हैं किसी लोन एग्रीमेंट में, तो हम बोलते हैं ना कि भाई हमने लोन लिया है 1 लाख का, तो हम 8% इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर हम डिले करें इंटरेस्ट के पेमेंट में, तो मुझे 2% ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो 2% है, ये एक जेन्युइन सम है कि डिफॉल्ट के करने में तुमको एक जेन्युइन सम का पेमेंट करना पड़ रहा है, और ये पहले से ही पता है तुमको, अभी नहीं पता चला है कांड करने के बाद कि ये तुम पे जुर्माना लगेगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडेटेड सम। और जब पेनल्टी का मतलब होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ पनिशमेंट व्हेन यू हैव टू बियर और डिसप्रोपोर्शनेट सम। आपने 5 रुपए का टिकट नहीं लिया, 200 का जुर्माना। आप मेट्रो के उसमें दरवाजे में उस बाधक बन रहे हैं, रोक रहे हैं अननेसेसरी, तो 5,000 रुपए का जुर्माना। समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम तो मैंने कांड तो छोटा किया, लेकिन अमाउंट इतना लग रहा है, ये पेनल्टी है। दूसरा, पेनल्टी कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। पेनल्टी लगाने का अधिकार हमेशा गवर्नमेंट या जो लॉ मेकिंग बॉडी है उन्हीं को है। जैसे आप बोलते हैं कि हम कंपनी लॉ में दे रहे हैं इतना जुर्माना, हम आईपीसी में दे रहे हैं इतना जुर्माना, तो वो लॉ का रिक्वायरमेंट होता है, किसी पर्टिकुलर लॉ के तहत जब आपको जुर्माना देना होता है तो उसको पेनल्टी बोलते हैं। तो कल की क्लास में 1 घंटे का समय मुझे इन सबको बताने में कम से कम लगेगा। उसके बाद हम शुरू कर देंगे कल ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। छोटा सा एक्ट है सेल्स, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कम है, सब कर लेंगे। चल हाँ ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है। हाँ? क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। उनसे एक बार पूछना कि क्वेश्चन बैंक, या हो सकता भी आएगा क्वेश्चन फ्री में मिलेगा, वो पैसे नहीं देने आपको, ठीक है ना, वो आएगा। हाँ हाँ। हम्म, क्या बोले? XYZ प्रोमिसर, एल है प्रोमिसी, एल ने इनको कर दिया रिलीज, तो क्या वाई और जेड भी रिलीज हो जाएंगे? ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा, इन्होंने इनको रिलीज कर दिया, क्या इसका मतलब है कि इनको जो कंट्रीब्यूशन देना था इनको वो नहीं देंगे क्या? यही तो है लिखा हो। वेदर, देखो यहाँ एल है प्रोमिसी,